गुड इवनिंग। गुड इवनिंग खुशबू। आ जाइए सभी लोग। गुड इवनिंग राधिका। आवाज जा रही है मेरी? एम आई ऑडिबल? ओके, तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं ज़्यादा लेट ना करते हुए। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है, हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू अराइव इन इंडिया? भारत में आने वाला पहला यूरोपियन कौन था? इंग्लैंड, फ्रांस, पोर्तुगीज, डच। आंसर दो आप लोग। भारत में आने वाला पहला यूरोपियन कौन था? ओके, तो हम इसके बारे में हल्का सा कुछ देख लेते हैं यूरोपियंस के बारे में। कल मैंने आपको हल्का सा बेसिक स्टोरी बताया था। यूरोप पहले हमारे देश में दिल्ली सल्तनत था। अगर मेडाइवल हिस्ट्री देखें, फिर मुगल शुरू होता है, और मुगल के समय में ही यूरोपियंस आना शुरू हो जाते हैं। गंगा वर्मा जी, गुड इवनिंग। तो यूरोपियंस आना शुरू हो जाते हैं, और जब यूरोपियन आते हैं सबसे पहले जो आता है वो पुर्तगाल आता है। पुर्तगाल यानी पोर्तुगीज। आज फिर ये दिक्कत कर रहा है। 1 सेकेंड, 1 मिनट। डायरेक्ट ओपन करते हैं जी। आप लोग सही आंसर दे रहे हैं। नितेश, गुड इवनिंग। सबसे पहले पुर्तगाल आते हैं। आज पीपीटी मैंने डायरेक्ट ओपन किया है, उसमें सही हिंदी फॉन्ट सही नहीं आ रहा था, तो आप यहां से देख सकते हैं। तो पुर्तगाल आते हैं। कल मैंने बताया था सबसे पहले कौन आता है। मुगल के समय में ही ये सब आना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले पुर्तगाल आते हैं, उसके बाद धीरे धीरे सब आना शुरू कर देते हैं। आपको पता है सबसे पहले जो आते हैं, 1 सेकेंड। सबसे पहले पुर्तगाल में सबसे पहले जो आता है वो है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा के बारे में आप सभी जानते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए वास्को डी गामा इंडिया कब आए थे? वास्को डी गामा इंडिया कब आए थे? वास्को डी गामा इंडिया आए थे 1498 में, और ये पहला पोर्तुगीज था जो इंडिया आया था। और ये कैसे आया था इंडिया? तो अगर आप छोटा सा मैप देखो, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, और यहाँ पे इस तरीके से ये इंडिया है। तो इस रास्ते से होते हुए, यहाँ से होते हुए ये इंडिया आता है। तो यहाँ पर जो अफ्रीका का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है उसे केप ऑफ गुड होप कहते हैं। केप ऑफ गुड होप, यहां से होते हुए ये आता है। ठीक, 1498 चंचल सही आंसर है। तो यहां से होते हुए जब ये आता है वास्को डी गामा, आता है 2 साल इंडिया में रहता है, फिर वापस चला जाता है यहां से सामान वामान लेके। और जब वहां जाता है तो उसे ऐसा फील होता है कि अगर इंडिया से हम वहां से चीजें हम लेके आए यहाँ बेचे तो हम बहुत अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। फिर आपको पता होगा पहले लोग यूरोप से इंडिया आते थे इस रास्ते से होते हुए। फिर यहाँ पे स्वेज कैनाल की खोज होती है, और स्वेज कैनाल से भारत आने का रास्ता छोटा हो गया जी। कालीकट आता है वो केरल में, ये केरल में है और कालीकट में आता है। तो सबसे पहला आपने देखा जो आता है पुर्तगाल आता है। इसके बाद कौन आता है? कई बार सीक्वेंस पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में जो यूरोपियन आते हैं इनका सीक्वेंस पूछ लेता है। तो इसके लिए एक बहुत ही प्यारा सा ट्रिक है। सविता, गुड इवनिंग। इसके लिए बहुत प्यारा सा ट्रिक है, पुवंड दे फांसी। पुवंड दे फांसी। तो इस ट्रिक के थ्रू आप इस क्रम को याद कर सकते हैं। सबसे पहले पु मतलब पुर्तगाल, अन मतलब अंग्रेज, और ड मतलब डच, डे मीन्स डेन्स, और फांसी मीन फ्रांसीसी। तो ये क्रम आप याद रखो। इस तरीके से सबसे पहले पुर्तगाल, फिर अंग्रेज, फिर डच, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी भारत आते हैं।
इसके साथ ही जब ये भारत में आ जाते हैं तो पहले तो इन सब का आपस में फाइट होता है। सबसे पहले पुर्तगाल आता तो ये सोचता है कि और कोई यूरोपियन भारत ना आए, लेकिन कितना आप रोकोगे, धीरे धीरे इंग्लिश मैन जो भी इंग्लैंड के वो भी आ जाते हैं। और आपको फरमान के बारे में पता है, 1717 में जो फरमान जारी होता है, इसमें आप सबको पता है कि दस्तक जारी होता है। दस्तक में क्या था कि आप पूरे साल ट्रेड कर सकते हो, एक ही बार आपको पेमेंट करना होगा कस्टम फी, और आप सालों तक ट्रेड करोगे। ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके लिए थी। फिर इसका मिस यूज होता है, और मिस यूज के बाद ये शुरू में जो आते हैं इंग्लैंड से आते हैं, और ये जो आते हैं यहाँ बंगाल में सबसे पहले आते हैं। बंगाल में क्या होता है आप सबको पता है, पहले जैसा कि मैंने अभी आपको बताया आते हैं तो इनका आपस में राइवल होता है। तो शुरुआत में जो सबसे मजबूत थे वो थे फ्रांस और इंग्लैंड, ये दोनों मजबूत थे। इनका आपस में फाइट होता है। जब इनका आपस में फाइट होता है तो पहले जो युद्ध होता है, 3 युद्ध होता है, उसे कहते हैं कर्नाटक का युद्ध। कर्नाटक का 3 युद्ध होता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कर्नाटिक वार कहते हैं। तो ये कर्नाटिक वार 3 होता है, 1, 2 और 3। ये एंग्लो फ्रेंच के बीच में होता है। जो पहला वाला होता है 1744 से लेके 48 तक होता है। दूसरा वाला जो होता है 1749 से लेके 55 तक होता है, और तीसरा वाला 1756 से लेके 1764 तक होता है। जब 1764 में आखिरी वाला युद्ध होता है तो ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होता है। जब ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुआ, इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि अब चूंकि इंग्लैंड पूरी तरीके से जीत चुका था, फ्रांस से इंग्लैंड जीत चुका था, और ट्रीटी में ये साइन होता है कि अब फ्रेंच थी वो मिलिट्री एक्सपेंशन नहीं कर सकती है। और इस तरीके से भारत में इकलौते जो यूरोपियन बचते हैं वो ब्रिटिशर्स बचते हैं। जब भारत में ब्रिटिशर्स बचते हैं, अब ये अपना एक्सपेंशन करने के बारे में भारत में सोचने लगते हैं। इसके साथ आप सबको पता है 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, बैटल ऑफ प्लासी होता है। बैटल ऑफ प्लासी में क्या होता है, शुजाउद्दौला था और उस समय ये हो रहा था, उसने क्या किया, 146 लोग थे, इनको एक कमरे में बंद कर दिया था, जिसमें से 123 लोग आई थिंक मर जाते हैं। इस घटना को कहते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी इसको बोलते हैं। तभी जब ये घटना होता है तभी ये बैटल ऑफ प्लासी होता है। रियल में ये कोई युद्ध नहीं होता है, ये तो बेचारा भाग जाता है। तो इसके बाद बैटल ऑफ प्लासी होता है, और यहीं से भारत में इंग्लैंड का शासन जो था वो शुरू हो जाता, कहा जाता है यहीं से भारत में इंग्लैंड शुरू हो जाते का शासन शुरू हो जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन शुरू हो जाता है। फिर इसके बाद युद्ध होता है बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, और 1764 के बाद ये पूरी तरीके से भारत में एक यूरोपियन शासन बचता है, और वो होता है ब्रिटिश का। ठीक, तो इतना आप लोग समझ सकते हैं जो इंपॉर्टेंट युद्ध था। और यहीं से दीवानी राइट शुरू होता है, जब इलाहाबाद की ट्रीटी साइन होती है बैटल ऑफ बक्सर में। दीवानी राइट क्या होता है कि इंग्लैंड जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने बोला कि दीवानी का काम मैं करूंगा, मतलब पैसा मैं वसूलूंगा, और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन का काम तुम देखोगे। तो ब्रिटिशर्स भारत में आते हैं, तो सपोज करो ये भारत है, तो शुरुआत में ये जो बंगाल वाला रीजन है इसको पूरी तरीके से एनेक्स कर लेते हैं। ठीक, फिर जब बंगाल को जीत लेते हैं, इन्हें एक्सपेंशन करना होता है, तो फिर ये नीचे आते हैं, और नीचे आके फिर ये मैसूर को जीत लेते हैं। मराठा और मैसूर को धीरे धीरे जीत लेते हैं। जब मराठा मैसूर को जीत लिए तो अब इन्हें ऊपर जाना है, तो ऊपर आते हैं। मराठा मैसूर के बाद ये जो सिख वाला रीजन है इसको भी जीत लेते हैं। तो इस तरीके से इसको जीतने के बाद फिर इधर आते हैं, और इस तरीके से पूरे भारत को ये जीत लेते हैं, और पूरे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि इंग्लैंड का शासन हो जाता है। ठीक, तो ये कुछ बेसिक था। इसके बाद हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, और ये दूसरा क्वेश्चन जो है और एक चीज और आपको बता दूं मैं, जो पोर्तुगीज भारत आते हैं सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं, और सबसे बाद में जो जाते हैं 1961 में जो गोवा है
गोवा में सबसे लास्ट में जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कौन ऐसा यूरोपियन है जो सबसे पहले भारत आया और सबसे लास्ट में गया। तो ये यूरोपियन में पोर्तुगीज है और टोटल 450 साल तक ये इंडिया पे शासन किए थे और एट लास्ट 19 दिसंबर 1961 को ये भारत से जाते हैं। तो शुरुआत में गोवा जब बना था तो गोवा एक यूनियन टेरिटरी था, न कि स्टेट। और ये यूटी कब बना, यूटी से स्टेट बना था आई थिंक 1987 के आसपास। तो ये एक छोटा सा फैक्ट है गोवा के बारे में। इसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका आंसर दो आप सभी लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? आंसर दो सभी आप लोग। लोक सेवा आयोग, भारत चुनाव आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग एंड वित्त आयोग। आप लोग आंसर दो। कल भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। दो तरह की बॉडी होती है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अंजलि गुड इवनिंग। एक संवैधानिक बॉडी, एक असंवैधानिक बॉडी। तो इसका आंसर मैं दे देता हूं, ये इजी क्वेश्चन है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। खुशबू नहीं, ये आंसर नहीं होगा। मैंने पूछा कौन एक संवैधानिक बॉडी नहीं है, तो ये होगा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। भारत का चुनाव आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये भी संवैधानिक बॉडी है। वित्त आयोग जो है, फाइनेंस कमीशन, ये भी एक संवैधानिक बॉडी है। और बचा आपका सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ये संवैधानिक बॉडी नहीं है। कुछ मैं आपको देता हूं, आप इसको रट लो। ये आपके सामने है जो पीपीटी के थ्रू आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। अंजलि आपका बिल्कुल सही आंसर है। मनीषा सही आंसर आप लोग दे रहे हो। तो ये जितने भी बॉडी आप देख रहे हो संवैधानिक बॉडी, इलेक्शन कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी एंड नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी, ये क्या है? संवैधानिक बॉडी है। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं कुछ असंवैधानिक बॉडी के बारे में देखेंगे और ये आपके स्क्रीन पे है। सबसे पहला तो नीति आयोग। नीति आयोग जो है असंवैधानिक बॉडी है। फिर इसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय और नेशनल ह्यूमन स्टेट कमीशन जो है राज्य का। इसके बाद सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। फिर सबसे लास्ट में है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई। सीबीआई भी आपका एक अगर देखा जाए तो गैर संवैधानिक बॉडी है। और सबसे लास्ट में और सबसे इंपॉर्टेंट है, जो नीचे नहीं दिख रहा होगा आपको, ये है लोकपाल। लोकपाल जो है, जो अभी गठन हुआ था इसका, लोकायुक्त। सेंटर लेवल पे इसे लोकपाल कहते हैं और स्टेट के लेवल पे इसे कहते हैं लोकायुक्त। तो ये हमने देखा, ये गैर संवैधानिक बॉडी है। तो आपको समझ आ रहा होगा कुछ लोकपाल लोकायुक्त के बारे में। आपको बता दूं, लोकपाल के पास इतना पावर होता है, यहां तक ये पीएम को भी अपने पावर के थ्रू इफेक्ट कर सकता है। लोकायुक्त स्टेट लेवल पे होता है, लेकिन ये उतने अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहा है जो सोच के हम बनाया गया था। तो इसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे और हमारा अगला क्वेश्चन है ज्योग्राफी से मैंने ये क्वेश्चन लिया है और ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉल इनटू अरेबियन सी? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? आपके ऑप्शन है लूनी एंड नर्मदा, दूसरा ऑप्शन है महानदी एंड गोदावरी, तीसरा ऑप्शन है माही एंड तापी और फोर्थ ऑप्शन है नर्मदा एंड तापी। तो इसका आंसर दो आप लोग। सपोज ये भारत है, इधर अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है, तो आपको इसमें से वो ऑप्शन बताना है जो अरेबियन सी में आके गिरती है। ऐसी दो नदियों के नाम बताओ आप जो अरेबियन सी में आके गिरती है। जल्दी से कमेंट करिए आप लोग, तब तक मैं कुछ हिस्ट्री आपको बता दूं। भारत का अगर रिवर सिस्टम देखें हम,
तो दो तरह का रिवर सिस्टम होता है, ये मैं शुरू से बता रहा हूं। एक हिमालयन रिवर होता है जो हिमालय के थ्रू निकलता है, ये 12 मासी बहता है, इसलिए इसे पेरेनियल रिवर कहते हैं। और जो सदर्न का यानी पेनिनसुला का रिवर होता है, इसे सीजनल रिवर कहते हैं, क्योंकि ये मानसून पर डिपेंड करता है। अगर मुख्य रूप से भारत में देखें तो ये इंडस रिवर है जो अरेबियन सी में गिरती है, यहीं से ब्रह्मपुत्रा रिवर है जिसे चाइना में यारलंग सांगपो कहते हैं, और ये गंगा से मिलती है, जिसे बांग्लादेश में मेघना कहते हैं, फिर जाके ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है। यहीं से गंगोत्री से यानी उत्तराखंड से गंगा नदी निकलती है, और ये भी आके ब्रह्मपुत्रा के साथ मिलके बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। जी सही आंसर, सभी सही आंसर दे रहे हैं नर्मदा तापी। ये आप देख सकते हो स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा नर्मदा एंड तापी, ये दोनों रिवर एक दूसरे के पैरेलल बहते हैं और आके अरेबियन सी में गिर जाते हैं। लूनी नदी जो है ये राजस्थान का लाइफ लाइन है, ये राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। और साउथ की जो गंगा है गोदावरी रिवर, ये महाराष्ट्र के नासिक से इसका ओरिजिन होता है और जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाता है। फिर इसके नीचे कृष्णा महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर है। महानदी जो है ये भी देखा जाए तो ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। तो साउथ की कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं। साथ ही माही नदी जो गुजरात में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ये 2 बार कट करती है माही नदी। तो माही नदी इसलिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और हमारा अगला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा एंड तापी। बाकी सारी नदियों के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन मैंने इकोनॉमी से लिया है। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है? भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड भारतीय रिजर्व बैंक। ये 4 ऑप्शन है, आप लोग बताओ। तब तक मैं आप सभी को बैंकिंग सिस्टम के बारे में बता दूं। हमारे देश में ब्रिटिश काल से ही बैंकिंग सिस्टम चलता आ रहा है। तो 1921 में इंपीरियल बैंक नाम का, मतलब देखा है तो इंपीरियल बैंक ही मुख्य रूप से चल रहा था। फिर 1935 में बैंक बनता है, और 1935 में कौन सा बैंक बनता है? आप लोग कमेंट नहीं किए, कमेंट करते रहो आप लोग। मैं अभी नाम नहीं बताऊंगा। 1935 में बैंक बनता है। फिर 1949 में इसका नेशनलाइजेशन होता है। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन कब हुआ था? ये हुआ था 1956 में हुआ था। इंदिरा गांधी के समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप लिया गया था, 1969 की बात है। इन्होंने शुरुआत में 14 बैंक को नेशनलाइजेशन किया था, फिर बाद में 6 बैंक को और किया था। तो इसका सही आंसर होगा, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो जी, बिल्कुल सही। मनीषा, अंजलि सही आंसर, अनीता नहीं। आपका सही आंसर जो होगा वो होगा बैंक ऑफ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्या बोलते हैं? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हर बार अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है आरबीआई। और देखो, आरबीआई को बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी का नाम आप बता सकते हो? तो यहां हम कुछ देखेंगे। आरबीआई जो है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई एक्ट 1934 के थ्रू बना था। इसलिए जब भी कोई चीज अगर एक्ट के थ्रू बनता है तो उसे हम कहते हैं स्टेचुरी बॉडी। जब कोई चीज एक्ट के थ्रू बनता है तो उसे कहते हैं स्टेचुरी बॉडी। और जब कोई चीज आर्टिकल, जिसके लिए संविधान में आर्टिकल होता है, उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी कि संवैधानिक बॉडी कहते हैं। तो इस तरीके से 1935 में हमारा आरबीआई बना था। आरबीआई बना था, उसके लिए हिल्टन यंग कमीशन बैठाया गया था, उसने रिकमेंड किया था आरबीआई बनाने को। जब आरबीआई शुरू में बना था तो उस समय ये गवर्नमेंट ओन्ड बैंक नहीं था, ये प्राइवेट बैंक था। आरबीआई जो है शुरू में प्राइवेट बैंक था। जी खुशबू, अंजलि सही आंसर। और देखो इसके बाद हम देखेंगे जो मैं आपको बता रहा था, 1935 में क्या होता है, इंपीरियल बैंक बनता है। 3 बैंकों को मिला के, जैसे
शुरुआत में ब्रिटिश काल में बॉम्बे का बैंक था, कलकत्ता और मद्रास, इन तीनों बैंक को मिला के एक बैंक बनाया जाता है इंपीरियल बैंक, और ये 1921 में बनता है। फिर इसके बाद क्या होता है, आरबीआई बनता है। आरबीआई नेशनलाइज्ड होता है 1949 में, एंड 1955 में क्या होता है, जो इंपीरियल बैंक था उसको एसबीआई बैंक बना दिया जाता है। तो इस तरीके से हमने आरबीआई के बारे में इतना कुछ देखा। और एक चीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा, आप सबको पता होगा आरबीआई के बारे में, वंदना बिल्कुल सही, हेरिटेज यंग कमीशन। आपने देखा होगा अपने देश में जो करेंसी छपती है, उस करेंसी पे लिखा होता है मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वादा करता हूं। फिर उसके नीचे जो साइन होता है, अपने देश के जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं उनका साइन होता है। क्या आप बता सकते हैं इस समय आरबीआई का गवर्नर कौन है प्रेजेंट में? तो ये जितने भी नोट होते हैं, जितने भी करेंसी होती है, सब जो इश्यू करता है, जिसके पास जो पावर होता है वो आरबीआई के गवर्नर के पास होता है। एक्सेप्ट एक का नोट, एक रुपए का नोट कौन छापता है? जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है या जो गवर्नमेंट में होते हैं वो छापते हैं, और एक के नोट के अलावा जितने भी करेंसी होते हैं वो सब आरबीआई छापता है। इसके बाद आप ये देख सकते हो स्क्रीन पे, और ये किस एक्ट के थ्रू है, तो सेक्शन 22 ऑफ आरबीआई एक्ट के थ्रू ये इसे पावर दिया गया है। इसके बाद हम कुछ और देखेंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, हु वाज द लीडर ऑफ चिपको मूवमेंट? चिपको मूवमेंट का लीडर कौन है? जी, एमएस स्वामीनाथन, पांडुरंगा हेगड़े, सुंदरलाल बहुगुणा एंड नन ऑफ द अबव। बताइए आप लोग, चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? चंचल शशिकांत दास बिल्कुल सही आंसर है आप सभी का, इस समय जो आरबीआई के गवर्नर है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, एक है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाया गया है 2016 में। मैंने आपको बताया था जीएसटी के जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं वो देश के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। मैंने आपको यह भी बताया था कि नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर अपने आप, जो भी पीएम बनेगा अपने आप चेयरमैन बनेगा। मैंने ये भी बताया था कि जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं ये वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जो भी वाइस प्रेसिडेंट बनेगा अपने आप राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा। सेम इसी तरह जो भी आरबीआई का गवर्नर बनेगा अपने आप एमपीसी का चेयरमैन बन जाएगा, मतलब जो मुख्य चेयरमैन होगा वो अपने आप बन जाएगा। तो ये क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अपने देश में इंटरेस्ट रेट क्या करना है, पैसे को कैसे कंट्रोल करना है, ये सारा काम एमपीसी का होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो आप लोग। अंजलि, मनीषा, गंगा वर्मा सभी ने सही आंसर दिया है इसका, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सुंदरलाल बहुगुणा, इसके साथ ही मैं आपको बता दूं एमएस स्वामीनाथन के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। इन्हें कहते हैं फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं एमएस स्वामीनाथन को। इसके साथ ही पांडुरंगा हेगड़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि चिपको मूवमेंट जो हुआ था नॉर्थ इंडिया में हुआ था, इसी से इंस्पायर होकर साउथ इंडिया में एक मूवमेंट हुआ था, उसका नाम है एपिको मूवमेंट, एपिको मूवमेंट। और उसके जो लीडर थे वो ये थे पांडुरंगा हेगड़े, इसके जो लीडर थे वो थे, और सुंदरलाल बहुगुणा आपने सभी ने बता दिया है। और हम चिपको मूवमेंट के बारे में हल्का सा जानने की कोशिश करेंगे। आप सभी को पता है चिपको मूवमेंट मतलब क्या होता है, जो भी ट्री थी उन्हें हक करना था, और अगर आपको ट्री काटना है तो पहले आपको मुझे काटना होगा। तो ये एक तरीके से हगिंग मूवमेंट था, और ये क्या था, फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट इन इंडिया था, फॉरेस्ट को बचाने के लिए मूवमेंट था ये। और ये कब हुआ था, 1973 की बात है ये। 1973 में हमारे देश की जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी थी, और ये उत्तराखंड के जो हिमालयन रीजन था वहां पे हुआ था। और आप सभी को पता है उत्तराखंड उसमें उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा था उत्तराखंड। ये सन 2000 में उत्तराखंड भारत से अलग हो गया था, ठीक। पहले इसका नाम था उत्तरांचल, फिर इसका नाम चेंज होकर उत्तराखंड हो गया। इसी से इंस्पायर होकर साउथ इंडिया में एपिको मूवमेंट हुआ। और एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, फीमेल
एक्टिविस्ट कौन था इसमें? तो फीमेल एक्टिविस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम पूछ लेता है वो गौरा देवी का नाम पूछ लेता है कि सबसे पहले किसने ज्वाइन किया था फीमेल में, तो वो थी गौरा देवी। चलो इसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और यहां से हमारा करंट अफेयर शुरू होने वाला है। जी मनीषा 70 के दशक में, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द एचडीआई रैंक ऑफ इंडिया? इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंक क्या है? 130, 131, 132 एंड 133। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अगर देखें तो भारत का, इंडिया का जो रैंक है वो है 132 रैंक है, और पिछले साल जो रैंक था 131 था। तो ये है इंडिया का रैंक। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो क्योंकि एसटीआई इंडेक्स जो है इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछ लेता है। और हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विच कंट्री विल होस्ट द वीमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023? महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत, सर्बिया, चीन, इनमें से कोई नहीं। जी अनीता बिल्कुल सही आंसर है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत। अगर भारत में कुछ इंटरनेशनल लेवल का कुछ हो रहा तो वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। और जो 2023 का महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप हो रहा है वो भारत में हो रहा है, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी 2 बार हो चुका है। तो ये आपको याद रखना है, ये भारत में हो रहा है। और इसके साथ ही जो इससे पहले हुआ था, एक हुआ था 2006 में हुआ था, एक 2018 में हुआ था। अगर पुरुष की बात करें तो पुरुष का एक भी बार भारत में नहीं हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के बारे में। अगला क्वेश्चन हमारा करंट अफेयर का है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन ये है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के संदर्भ में योट्टा D1 शब्द हाल ही में समाचारों में देखा गया था। यह शब्द किससे संबंधित है? जी तो आपके ऑप्शन है कंप्यूटर वायरस, ऑटोनॉमस रोबोट, डाटा सेंटर एंड क्रिप्टो करेंसी। तो इसका आंसर दो आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी अपने देश में कोई चीज पहली बार होता है तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। सभी ने सही आंसर दिया। भारत, चंचल भारत, राधिका भारत, सही आपका आंसर। इसका आंसर दो आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 का। योट्टा D1 क्या है? योट्टा D1 एक प्रकार का अगर देखा जाए तो यूपी का फर्स्ट है। यूपी में ये पहली बार बनाया जा रहा है, यूपी में पहली बार। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का लार्जेस्ट है, ये इंडिया का लार्जेस्ट है। और ये क्या है? डेटा सेंटर है। चलो मैं ही बता दे रहा हूं, ये इंडिया का डेटा सेंटर है, लार्जेस्ट। यूपी का अगर देखा जाए तो यूपी में पहली बार बनाया जा रहा है। और इससे हमारे देश के हमारे जो स्टेट के यूपी गवर्नमेंट के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने अनाउंस किया था। और ये क्या है? 5,000 करोड़ रुपए की लागत से ये बनेगा। और ये कहाँ बनाया जा रहा है? ये उत्तर प्रदेश के जो ग्रेटर नोएडा है। ग्रेटर नोएडा मैंने आपको 2 दिन पहले भी बताया था, डबल डेकर एक्सप्रेसवे भी बनाया जा रहा है। और ग्रेटर नोएडा में ये डेटा सेंटर भी बनाया जा रहा है। योट्टा D1, आपको कंफ्यूज नहीं होना, हमेशा याद रखना। योट्टा D1 ये क्या है? डेटा सेंटर है। फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन नंबर 9 है। ग्लोबल वैक्सीन मार्केट रिपोर्ट वाज रिलीज्ड बाय WHO, यूनेस्को, यूरोपियन संघ एंड विश्व आर्थिक मंच। ग्लोबल वैक्सीन मार्केट रिपोर्ट वाज रिलीज्ड बाय WHO, यूनेस्को, यूरोपियन यूनियन एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये एक प्रकार का वैक्सीन है। और वैक्सीन अभी आपको पता है कोविड-19 था, और कोविड-19 को लेकर बहुत सारे वैक्सीन बनाए गए हैं। तो कोविड-19 का फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिजीज, आप सबको पता है। और इसके लिए जो ये इंडेक्स जारी किया था ये है WHO। मैंने WHO का हेडक्वार्टर आप सभी को बताया था, जिसके शुरुआत में W हो, O हो। ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ के होती हैं? तो ये हेडक्वार्टर आप सभी लोग मुझे बता दो। चलो, WHO एंड WTO इनका हेडक्वार्टर जो है ये जेनेवा में है।
जिनेवा में इनका हेडक्वार्टर है। और WHO कब बना था? तो WHO बना था 1948 में बना था। 1948 में WHO बना था। और WHO का क्या काम होता है? ये इंटरनेशनल लेवल पे पूरा केयर करते हैं, मतलब देखते हैं जो भी हेल्थ से रिलेटेड जो भी इशू वगैरह है। और WHO ने ही कोविड को एक इंटरनेशनल मतलब पैंडेमिक घोषित किया था। जी अनीता, चंचल, बिल्कुल सही आंसर आप सभी का। और हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का आखिरी सवाल है हमारा। इन द कंटेस्ट ऑफ स्पेस सेक्टर, आर्टेमिस 1 इज एन इनिशिएटिव ऑफ नासा, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी, फ्रांस एंड रूस। आपको ये बताना है ये जो आर्टेमिस 1 है, ये किस देश का है? अमेरिका का है या यूरोप का है या फ्रांस का है या रूस का है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इतना इंपॉर्टेंट है, आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसे बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा मिशन है जिसमें पहली बार चांद पे 2024 में चांद पर भेजा जाएगा औरतों को, मतलब फीमेल को भेजने की प्लानिंग की जा रही है। आप सबको पता है कि मेल चांद पर जा चुके हैं, और सबसे पहला जो इंसान चांद पर गया था वो कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। आप सबको पता है सबसे पहला इंसान जो चांद पे गया था वो नील आर्मस्ट्रांग थे। अंजलि, नहीं, इसका आंसर मैं आपको दे देता हूं। ये आर्टेमिस 1 जो है ये नासा का मिशन है। नासा अमेरिका का है। मैं हल्का सा आपको इसके बारे में बता दूं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको जानना बनता है इसके बारे में। तो आर्टेमिस 1 ये नासा का मिशन है, और 2024 का टारगेट है। 2024 में इनका प्लान ये है कि हम चांद पे भेजेंगे, मेल को भेजेंगे, मतलब मेल तो जा चुके हैं, फर्स्ट फीमेल को भेजने का प्लान है चांद पे। और ये कब का प्लान है? 2024 का प्लान है, चांद पे भेजेंगे। इसके पहले अगर देखा तो चांद पर जो जा चुका है वो है, सबसे पहले अगर देखा जाए पूरे विश्व में तो सबसे पहले जो गया था रसिया ने अपना मिशन भेजा था चांद पे। आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप इसको देखो ध्यान से। सबसे पहले 1959 की बात है, और रसिया का जो मिशन था वो लूना 1 एंड लूना 2 के मिशन के थ्रू पहली बार ये चांद पर अपना मिशन भेजा था। इसके बाद क्या होता है, जब रसिया, आप सबको पता है उस समय रसिया और पूरा जब हमारा देश आजाद हुआ तो पूरा वर्ल्ड 2 पार्ट में डिवाइड था। उसे कहते हैं बाईपोलर। एक तरफ क्या था? अमेरिका था यानी यूएसए था, एक तरफ क्या था? रसिया था यानी यूएसएसआर था। इन दोनों में इतना ज्यादा कंपटीशन था। जब रसिया ने अपना मिशन भेजा लूना में, लूना मिशन 1 एंड 2, तो अमेरिका कहा मैं क्यों पीछे रहूंगा, मैं भी अपना मिशन भेजूंगा। फिर अमेरिका ने अपना अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट भेजा, और ये कब भेजा? 1969 में। और सबसे पहला जो इंसान चांद पर गया था वो नील आर्मस्ट्रांग गए थे। इसके साथ ही आपको बता दो, आप सभी को पता ये होगा कि चांद पर सबसे पहला इंसान जो गया था नील आर्मस्ट्रांग गए थे, लेकिन इनके साथ एक और इंसान थे। टोटल 3 लोग गए थे चांद पर। एक जो था वो चांद के चारों तरफ आर्बिटर में घूम रहा था, बाकी 2 लोग चांद पर उतरे थे। एक नील आर्मस्ट्रांग थे और इनके साथ में एक लोग और थे, उनका नाम अभी मुझे भी नहीं याद है। चलो और आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे, ये तो हमने देखा कि रसिया ने भेजा लूना 1 एंड लूना 2 मिशन रसिया ने भेजा। फिर भेजा अमेरिका ने भेजा। अमेरिका का मिशन का नाम आपको पता होना चाहिए। अमेरिका के स्पेसक्राफ्ट का नाम था अपोलो। लूना 1 एंड लूना 2 रसिया का था। इसके साथ हम इंडिया का देखेंगे। इंडिया ने अपना पहला मिशन भेजा था चंद्रयान 1। आप सबको पता है चंद्रयान 1 के बारे में। ये 2007 में प्लान किया गया था भेजने के लिए, और 2008 में चंद्रयान 1 भेजा गया। फिर इसके बाद चंद्रयान 2 भेजा गया। ये आप सबको पता है चंद्रयान 2 जब भेजा गया था 2019 में, ये पूरी तरीके से इंडिजिनस था, मतलब पूरी तरीके से भारत ने इसे बनाया था। और देखो, एक आज मैं स्पेस के बारे में हल्का सा और आपको डीप में बताऊंगा। जब हम चंद्रयान मिशन हमने भेजा था, जो पहला वाला हमारा मिशन था वो सिर्फ आर्बिटर था। जैसे सपोज करो ये मून है और ये हमारा अर्थ है,
तो आर्बिटर इसे कहते हैं जो ऑर्बिट में घूमता है। तो पहला वाला जो मिशन था सिर्फ ऑर्बिट था, मतलब बाहर से चंद्रमा के चारों तरफ घूमेगा, उसकी फोटो खींचेगा। लेकिन जब हमने दूसरा मिशन भेजा था तो इसमें क्या क्या था, सिर्फ ऑर्बिटर भी था, लैंडर भी था एंड रोवर भी था। इसका मतलब ये होता है हम ऑर्बिट में जाएंगे, ऑर्बिट से फिर हम उतरेंगे तो उसे लैंडर कहते हैं। फिर रोवर क्या होता है, ये रिसर्च करेगा वहां के बारे में तो उसे कहेंगे रोवर। पर हमारा दुर्भाग्य इतना था, हम ऑर्बिटर में तो सक्सेस हो गए, लेकिन जब हमें लैंड करना था तो हमने प्रॉपर लैंडिंग नहीं कर पाई और हमारा चंद्रयान 2 मिशन जो था वो क्रैश हो गया। तो इस तरीके से हमारा चंद्रयान 2 मिशन रहा है। हमारा तीसरा मिशन जो था वो था चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 हमारा प्लान है भेजने का, और इसमें सिर्फ क्या होगा, लैंडर होगा, रोवर होगा, मतलब कि यहाँ पे ऑर्बिटर नहीं होगा। तीसरे मिशन में ऑर्बिटर नहीं रहेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब आपको एक चीज और बता दूं, मिशन कैसे भेजे जाते हैं। सपोज करो कि ये अर्थ है और ये मून है, तो पहले इसे भारत जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स होती है इसे पार करना होता है। जब ये ग्रेविटेशनल से निकल जाती है फिर ये मून के ऑर्बिट में घुसती है, और इस तरीके से मून के ऑर्बिट में घुस के फिर ये लैंड करती है। अगर हम इंडिया का जो इसरो है वो ऐसे भेजता है, लेकिन अमेरिका का जो नासा है वो डायरेक्ट मून पे ऐसे भेज देता है, क्योंकि उनके पास हाई थ्रेशोल्ड का जो लॉन्चर है वो है। अगर इंडिया के लॉन्चर की बात करें तो हमारे यहाँ PSLV है एंड GSLV, 2 प्रकार के हमारे यहाँ लॉन्चर लॉन्च करने वाले हैं। तो ये कुछ फैक्ट था, हमने देख लिया। तो हमारे सारे लेक्चर हो चुके हैं, 10 क्वेश्चन हो चुके। ओके, तो आज की क्लास कैसी थी आप कमेंट बॉक्स में बताओ। और ओके, हाँ, भारत के जो फर्स्ट इंडियन बोल सकते हैं वो राकेश थे जो स्पेस में गए थे। चलो ओके, थैंक यू। आज की क्लास कैसे लगी आपको? ओके, गुड नाइट। कल मिलते हैं आप सभी से।